दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं अपना मोर्चा .com की खास प्रस्तुति बिखरे पन्ने अनसेंसर्ड। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं देश के शीर्षस्थ कथाकार हरि भटनागर। हरि भटनागर जी लंबे समय तक जो है अमर उजाला और हितवाद जैसे राष्ट्रीय अखबारों से संबद्ध रहे। इसके अलावा उन्होंने साक्षात्कार और रचना समय जैसी पत्रिका का, जो एक साहित्यिक पत्रिका है, उसका संपादन भी संभाला। उन्हें सर्वहारा वर्ग का एक विशिष्ट लेखक माना जाता है। सगीर और उसकी बस्ती के लोग, बिल्ली नहीं दीवार, नाम में क्या रखा है, आँख का नाम रोटी उनके चर्चित कहानी संग्रह है। उनका एक उपन्यास है एक थी मैना एक था कुम्हार, और 2 गज जमीन भी उसे हिंदी पाठकों ने खूब पसंद किया। उनकी कहानियों का अनुवाद जो है वो उर्दू, मलयालम, मराठी, पंजाबी, रूसी और अंग्रेज़ी में हो चुका है। अपनी अलग तरह की रचनाशीलता के लिए उन्हें श्रीकांत वर्मा सम्मान, दुष्यंत कुमार सम्मान और वनमाली कथा सम्मान से नवाजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त उन्हें रूस के पुस्किन सम्मान से भी नवाजा गया है। तो चलिए आज मिलते हैं सर्वहारा वर्ग के एक असाधारण कथाकार हरि भटनागर से। हरि जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, मुक्तिबोध ने कहा कि मुझे प्रेमचंद ने बनाया, और अभी आप रायपुर भिलाई के दौरे पे थे तो आपने भी कहा कि भाई हम प्रेमचंद के वारिस हैं, वंशज हैं, प्रेमचंद के पात्र हैं, प्रेमचंद का जो खून है वो हमारी रगों में दौड़ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो प्रेमचंद की जो परंपरा है उसको लोग मान रहे हैं, लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से एक लगातार बहस चल रही है। कुछ लोग खुद को प्रेमचंद बताने में तुले हुए हैं। क्या वजह हो सकती है? असल में अगर वो खुद को प्रेमचंद बता रहे हैं तो वो खुशफहमी में जीने दीजिए ना उनको। अगर खुद, लेकिन प्रेमचंद तो नहीं हो सकते ना वो। भाई प्रेमचंद होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो आदमी, वो उसका स्कूल भी था, उसका वो एक पूरी परंपरा भी थी। वो परंपरा पूरी एक भारतीय जातीय परंपरा थी, पूरी जो अमीर खुसरो चलती है वो परंपरा थी। और जो अपने कहे कि भैया हम ही प्रेमचंद है तो ठीक है भैया, बने रहो प्रेमचंद। वो तो ऐसे आदमी से बात करने का मतलब ही क्या, जो कहे तोलस्टॉय खुद है या टैगोर खुद है, तो ऐसे आदमी से डरना चाहिए। भैया मालिक ठीक है, आप टैगोर बने रहो, प्रेमचंद बने रहने दिया जाए। प्रेमचंद बने रहो। लेकिन वो असल में अगर जो ऐसा जो कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, वो प्रेमचंद नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार एक लड़ाई चल रही है फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, कि कौन प्रेमचंद की परंपरा का असली वाहक है, कौन वारिस है। कोई बाराती घराती टाइप की आलोचनाएं भी चल रही हैं। असल में प्रेमचंद की कोई परंपरा नहीं है। एक परंपरा जो अकेले एक व्यक्ति की नहीं होती है, परंपरा तो पूरे एक समाज की और बहुत बड़े साहित्यिक बिरादरी की परंपरा होती है। तो उस परंपरा में प्रेमचंद भी एक उसी तरह से लिख रहे थे कि वो परंपरा क्या है, यथार्थवादी लेखन जो है, कि आप वायवी चीज मत लिखो। जब देश और समाज जल रहा है या मकान जल रहा है तो आपको जरूरत काहे की है बुझाने की, कि जाके वहाँ सारंगी बजाएं बैठ के। सारंगी नहीं बजाना है, हमें प्यार भी नहीं करना है, हमें पहले आग बुझानी है। तो प्रेमचंद की परंपरा ये थी कि वो अपनी मूल समस्या पे काम कर रहे थे। मूल समस्या क्या है कि जो आवाम है, दुखी है, पीड़ित है, सताया हुआ है, और वो उस वक्त का जो वो इतिहास आप देख ही रहे हैं कि कितना उत्पीड़न था अंग्रेजों के समय में, और एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन था और उससे सताए जा रहे पॉलिटिकल लोग थे या सामाजिक जीवन था, पूरा तंत्र उनके हाथ में था। और सामंती लोग थे, राजा जो सामंत थे, छोटे छोटे कारिंदे थे, ये आम जन तक सता रहे थे। तो इनसे प्रेमचंद त्रस्त थे कि दो दोहरी तेहरी चक्की में पिस रहे लोग, तो कैसे मारा जाए, किसको भेजा जाए। तो प्रेमचंद यथार्थवादी परंपरा की बात कर रहे। जब हमने कहा ना जब अपना घर जल रहा है तो घर बुझाने की जरूरत है। यही आहा ग्राम जीवन में क्या है, प्रेम की कविता रोए कि हे मेरी तुम, उसकी जरूरत नहीं है। पहले आप मुख्य समस्या पे आइए। इसीलिए मैंने कहा कि जो अपना गद्य का विकास हुआ, गद्य का जो जन्म हुआ है या पद्य का जन्म हुआ है, ये एक विरोध के रूप में हुआ है। गद्य का जो उदय हुआ है एक ज्ञानात्मक संवेदना के अस्त्र के रूप में हुआ है।
तो चलिए मैं एक थोड़ी दूसरी बात करता हूँ कि बड़ा जटिल यथार्थ माना जाता रहा है एक समय की, बहुत सारी जटिल यथार्थ को लाने वाले कथाकार रहे हैं। प्रेमचंद ने भी वो काम, उस जटिल यथार्थ को बड़ी सरलता के साथ ला करके सामने रखा। आपको भी जो असंगठित जो कामगार हैं, जो सर्वहारा वर्ग है, उसका चितेरा लेखक माना जाता है। लोग बोलते हैं, आपके पाठक बोलते हैं, समीक्षक बोलते हैं, जो आपकी रचनाशीलता को जानते हैं, जो वो लोग बोलते हैं। इधर कुछ दूसरे ढंग का जटिल यथार्थ आ रहा है। बुलडोजर आ रहा है, हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा हो रही है, चुन्नी यात्रा निकल रही है, गांजा पीते हुए लोग जा रहे हैं यात्राओं में, देखिए और ये हमारा कुचला जा रहा है। ये यथार्थ आज की कहानियों में असल में क्या है कि ये डर क्यों रहे हैं लोग इस यथार्थ को लाने से? नहीं, ये असल में क्या है, एक फौरी खेल है। ये यथार्थ नहीं है। इसके ये तो एक पूरा लोगों का पॉलिटिकल गेम होगा, जो भी है वो तो गेम है वो पूरा। या एक तरह हर समय में जिस तरह का खेल होता है वो भी इस वक्त का एक अस्त्र है। लेकिन देखा जाए तो उसमें हमें भड़काने के लिए, घुमाने के लिए किया जा रहा है खेल। ये हमारी मेन समस्या क्या है, यथार्थ क्या है, जटिल यथार्थ क्या है? जटिल यथार्थ है कि हमारा जीवन जो है अस्त व्यस्त है। हम अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, हम घुटन महसूस कर रहे हैं। इसका बहुत स्थूल कारण नहीं है, इसके बहुत सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ये तो बुलडोजर आए तो एक मारा है, किसी ने मारा, कोई गड़बड़ किया तो जाके बुलडोजर से घर गिरा दिया। ये समस्या नहीं है। ये एक हमारे लेखक की राष्ट्रीय समस्या नहीं है। राष्ट्रीय समस्या पूरे देश की, पूरे समाज के लिए जो चीज़ें हैं, वो उखड़ रहा है, टूट रहा है, परेशानी है। तो अगर दिखाते तो एक सामयिक मामला है ये, और सामयिक जो होता है वो मामला परपेचुअल, शाश्वत नहीं होता है। एक राइटिंग होती है कि ऐसी राइटिंग करिए कि जिसमें हजारों साल का दर्द आ जाए। ये शोषण लगातार चल रहा है, एक दिन से नहीं चल रहा है। ये मतलब कि शुरू से, जब से इंसान पैदा हुआ तब से एक शोषण चला रहा है, कि ऐतिहासिक क्रम इसका है, तब से चला आ रहा है। वो तो ठीक है। हाँ हरि जी, लेकिन पिछले दिनों में एक बड़े लेखक से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो शब्द हैं हमारे, वो बहुत चुपचाप चले जा रहे हैं और कोई हलचल नहीं मचाते, क्योंकि लेखक जो है वो आंदोलनों में नहीं जाता, वो मजदूर के साथ जाके खड़े नहीं होता, वो उसको शर्म आती है। असल में क्या है कि लेखक का, प्रेमचंद ने खुद ही कहा है कि लेखक का काम जो है वो लिख के लड़ना है। वो आंदोलन कैसे कर सकता है? वो नहीं, आंदोलन में लेकिन क्यों नहीं जा सकता? नहीं जाएगा नहीं, तो जटिल यथार्थ से उसका परिचय कैसे होगा? नहीं, ऐसा है कि वो तो व्याप्ति देख रहा है ना समाज को। कहाँ बैठेगा? कहाँ देख रहा है? एसी कमरे में बैठे? नहीं, एसी कमरे से नहीं, मतलब एसी कमरे में क्या, आपकी जनता से व्याप्ति है ना, तो आप सब जगह घुस जाएंगे। आप तुलसी पूरे विश्व में तो नहीं घूमे थे। तुलसी जो लिख रहे थे पूरे आवाम की बात लिख रहे थे। कबीर लिख रहे थे तो कबीर को घर में ही बैठे थे, घर से ही। तोलस्टॉय थे या प्रेमचंद थे, प्रेमचंद किस आंदोलन में गए? किसी आंदोलन में नहीं गए। प्रेमचंद, उनका काम जो है वो एक ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करना है जो हमारी वर्तमान व्यवस्था से पूरा आहत है, टूटा हुआ है पूरा। प्रेमचंद गए नहीं, लेकिन उनका खुद का जीवन भी बहुत संघर्षों से भरा रहा। खेती किसानी की भी जो मतलब उन समस्याओं नहीं, तो वो पूरा देख रहे थे ना जीवन, वो किस आज चक्की में जिस पिस रहा है, तो उसको देख रहे थे ना। अगर हम उसको देखेंगे नहीं, और ऊपरी सतह ही नहीं है सब चीज, बहुत अंदर भी चीजें हैं ना। अंदर का यथार्थ जो है उसे पकड़ने की जरूरत है, और ये ऊपरी सतह से काम नहीं चलेगा। नहीं, कई लोग पकड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक में, व्हाट्सएप में, नहीं, असल में पकड़ रहे हैं। ये साहित्य नहीं है, ये इसमें पकड़ रहे हैं। फेसबुक साहित्य नहीं, व्हाट्सएप साहित्य नहीं है। इसलिए तो बोल रहा हूं। ये यहाँ पे तो शादी ब्याह के, प्रेम मोहब्बत के और जन्म के और प्रमाण, इसके जब खेल चलते हैं। हम तो फेसबुक कभी देखते ही नहीं, यदा कदा कभी देख लिया, कर लिया, ये नहीं है। आप विश्व का साहित्य पढ़िए, आप पूरा, आप खुद जीवन जो जी रहे हैं, आपके अंदर एक सामाजिक संलग्नता है, तो आप जरूरी नहीं कि आप आंदोलन में जाएं। आपके वो सारी चीजें आपके अंदर प्रिंट की तरह आ जाएंगी। कैसे आएगी प्रिंट की तरह? मतलब भाई, आप गहरी संलग्नता जीवन से है तो आप देख नहीं सकते क्या? आप मतलब जेरॉक्स कॉपी बन के आ जाएगी, ऐसा कुछ? नहीं, आप उसको जेरॉक्स के मतलब नहीं है। आप उसके दर्द को, तकलीफ को जब खुद ही महसूस करोगे ना, तभी तो आएगी ना।
आप जीवन में गहरे घुसोगे नहीं, जीवन को जानोगे नहीं, तो कैसे आएगी? नहीं, मेरा सवाल वही है कि जब जीवन को जानना समझना है तो वहां तो कुछ भोगने के लिए जाना नहीं, पड़ेगा। ऐसा है ना कि सब चीज भोगने से ही, लेखक को सब कुछ भोगने से ही नहीं आएगा, सब चीज तो नहीं आएगी ना पूरी। कैसे लेखक भोग सकता? वो तो देख रहा है ना, उसके देखने में ही सारी चीजें आ जाती है। चलिए, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि मतलब जो आजकल लेखक है, थोड़ा भी शायद हाँ, हो सकता है कि बोलिए ना। वो बहुत जो उसके असल मुद्दे हैं उससे कहीं कट गया, जैसे कहानियों से गांव गायब है। हाँ। क्यों हम बात करते हैं कहानियों से गांव गायब है? तो फिर अब ये असल में क्या है, ये भी है ना, लेखक जो है उनकी वरीयता, उनका उद्देश्य या उनका जो मेन सोचने का ढंग है वो कटा हुआ, वो लेखक की दायित्व से दूर है। क्या हो गया, जैसे करियर पे ज्यादा करियर, हाँ। हाँ, अपने करियर पे वो उन्हें चमकना चाहते, देख कहानी लिखी महान बन गए। भाई जीवन को देखना भी जरूरी है, विश्व साहित्य पढ़ना भी जरूरी है, जीवन में जाना जरूरी है। वो जीवन में आप जाओगे नहीं तो कैसे समझोगे? तो ये है। हरी जी, लंबे समय से मैं सोच रहा था कि ये बात पूछी जाए आपसे। आप एक सरकारी पत्रिका के भी संपादन मंडल से जुड़े रहे और काफ़ी सफलता से उस पत्रिका को निकाला भी आपने। फिर आपने रचना समय जैसी एक महत्वपूर्ण पत्रिका निकाली। तो दोनों की क्या दिक्कतें थी? एक तरफ सरकारी कामकाज था कुछ, और दूसरी तरफ स्वयं के संघर्ष, श्रम से, मेहनत से खड़ा। असल में जब मैं नौकरी कर रहा था तो मैं मेरा दायित्व था संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो मैं संपादक के रूप में वहाँ काम कर रहा था। नौकरी के बाद मैंने रत्न समय पत्रिका निकाली है। तो अब इसका दायित्व तो क्या है कि वो अब कहीं पत्रिका निकाल रहे हैं तो पत्रिका के कुछ मानदंड होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, नए लेखकों को बढ़ावा देना, हर तरह से बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और जब आप व्यक्तिगत निकाल रहे हैं तो हमने वो आप विश्व के महानतम साहित्यकारों पे ही अंक निकाले हैं। देखा। साक्षात्कार में जब मैंने था तो साक्षात्कार में क्या है कि पूरे देश के और प्रदेश के 9 जितने भी रचनाकार थे उनको वरीयता दी है, और किसी का उसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं था, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन थोड़ा बहुत तो अब दबाव बनता है कि भाई उनको देख लो, उनको कर लो, तो ठीक है वो है। लेकिन ये तो हर जगह भी होता है कि भाई कहानी के लिए आदमी कहता है कि इनकी कहानी देख लीजिए, तो देखते थे। लेकिन साक्षात्कार में मैं जब तक रहा तब तक मैंने ये है कि प्रदेश की, तब छत्तीसगढ़ भी अलग नहीं था, तो यहाँ के युवा रत्नात्मकता को, विनोद कुमार शुक्ल, लाला जगदलपुरी को, जितने भी थे लोगों को, नए से नए रत्नाकारों को हमने रत्ना साक्षात्कार में महत्व दिया, स्थान दिया। आज वो 84 से लेके आज वो शीर्षस्थ पद पे हैं, चाहे यहाँ के मनोज रूपड़ा हो, चाहे बनवासी हो, चाहे और भी रत्नाकार हो। आप देखिए सभी एक से एक उसमें रत्नात्मक उत्कर्ष के रूप में है। तो हमें सरकारी रूप में वहाँ पे साक्षात्कार में रहते हुए मैंने देखा कि जो हमारा पाठक मंच केंद्र थे तो लेखों किताबें आती थी, पर तब सरकारी दबाव इतना नहीं था, ऊपर से कोई दबाव नहीं था, आप स्वतंत्र थे करने के लिए। क्योंकि हम लेखक संपादक का काम क्या है कि रचनाओं को प्रमोट करना, रत्नाकार को प्रमोट करना, तो वो हम प्रमोट कर रहे थे। लेकिन जब हम रिटायर हुए तो हमने मैगजीन को दूसरे तरह से अपने निकाला, क्योंकि हम जिस तरह से काम कर रहे थे वो काम इसमें अलग था ये। तो हमने सोचा कि हिंदी में ऐसा काम नहीं हुआ कि विश्व साहित्य को भी सामने लाया जाए। अपने यहाँ का कोई रत्नाकार ज़्यादा जानता नहीं तोलस्तोय के बारे में या चेखोव के बारे में, मार्केस के बारे में, उनका अनुवाद अच्छे नहीं थे, थोड़े बहुत छिटपुट थे। तो मैंने समग्र रूप से कोशिश करी कि उनका अनुवाद करके इनको पढ़ाया जाए कि देखो ये भी अपना है, ये भी साहित्य है, इसको पढ़ो, देखो, जानो। तो इस रूप में हमने रत्ना समय को विकसित चलिए, आप एक तरफ आपका विश्व साहित्य था, उस पर बड़ा काम है, आप उस बहुत लोग मानते भी हैं इसको। लेकिन इधर मतलब कल मैं देख रहा था आपको थोड़ा सा, तो आपकी कहानियों की बड़ी चर्चा पशु पक्षियों के नाम पर भी होती है। बिल्ली है तो तोता है, तो मैना है, तो सूअर है, तो कुत्ता है, ये सब पशु पक्षी आपकी कहानी में आते। कोई खास वजह प्रेम की? नहीं, देखो साहब, आदमी प्रतीकात्मक रूप से लिखता भी है। जी। ये इनको आप अलग क्यों करते? जीवन ये भी समाज का अंग है। तो ये असल में ये चेतन प्राणी है। तो आदमी जैसे अपने जातक कथाएं थी, प्रेमचंद, ये आपको तुलसीदास में देखो, रामचरितमानस में देखो, वो अगर सीता को रावण उठा ले गया है तो वो पूछते फिर रहे, हे खग मृग, हे
मधुकर श्रेणी तूने देखी सीता बिन नैनी, तो जरूर बात करते, सबसे पूछ रहे हैं, हिरन से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ गई, जटायु मिल गया, तो वो सब बोल रहे हैं ना वो। तो हम क्यों उसको कहें कि ये अलग है? भाई हम एक इंसान को ही रख के, अगर आप कहते हो आपका ढंग है, कह दीजिए। मेरा ढंग है भाई कौवे की कहानी लिख के कौवे के ढंग से आप बात कह दूंगा। हमारे कौवे बोलते हैं, तो वो भी प्राणी को आप क्यों समझते कि ये आदमी इसमें चेतना नहीं होगी? नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि मतलब एक विशेष प्रेम की वजह नहीं, प्रेम की वजह ये कि इनका लोप हो गया अपने यहाँ पे। हाँ। हालांकि पक्षी भी लुप्त हो रहे हैं, कौवे आप नहीं दिख रहे हैं, चील नहीं दिख रहे हैं इस तरह से। तो आप हमने सोचा कि इनके मार्फत भी सही कहा, एक आदमी की कौवे- संलग्नता, एक प्यार दिखाना जरूरी है ना। आप आज कहानी में देखिए, मुस्लिम कैरेक्टर पे कहानियां कम है। हमारे यहाँ हम सगीर और उसकी बस्ती के लोग, जाफर मैक शहनाई, हसन, इस तरह की कहानियां हैं, मुन्ने की उम्र है। तो मैंने कहा कि एक पूरा समाज में सब लोग हैं, तो क्यों ना इनको कैरेक्टर बना के लिखा जाए, लिखना चाहिए। बिल्कुल। भाई हम केवल एक हिंदी बेल्ट के बदले एक खास समाज को ही क्यों लिखें? हमारे आसपास अगर वो हैं तो हम उनको लिख रहे हैं, जी। तो हमें उनको लिखना चाहिए। चलिए, मैं कल सुन रहा था आपको, तो एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे। वो माँ की बात थी और आपने कहा कि माँ प्रेमचंद को पढ़ रही थी। हाँ, मेरी माँ। हाँ हाँ। तो शायद प्रेमचंद से उस रूप में आपका परिचय नहीं होता, तो आपने कहा कि शायद मैं लेखक बन भी नहीं पाता। तो प्रसंग हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत मार्मिक प्रसंग है। असल तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जरा। सोनी साहब, क्या है कि जिस समाज में हम रहते हैं, और वो समाज आज से समझ लीजिए, मैं इस वक्त 68 साल का हो रहा हूँ। जी। और शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो 50 साल पहले या 55 साल पहले मेरी उम्र क्या रही होगी। उस वक्त का सरकारी स्कूल नहीं थे, मॉडल स्कूल थे, सड़कें नहीं थी, शिक्षा के सब बहुत सारे माध्यम नहीं थे कि और स्कूलों में अच्छे अध्यापकों की कमी थी। अध्यापक थके थे तो उनकी अपनी परेशानियाँ या जिस तरह दिक्कतें थी सब थी। तो हम लोग असल में क्या है कि पूरा जो बाप माँ अपने काम में लगे हुए हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग खेल में लगे हैं, रात दिन पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं है इस तरह से। तो अब 24 घंटे खेल में लगे हैं, इम्तहान का ध्यान नहीं है, किसी तरह से पास हो गए, पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, स्कूल में पढ़ लिया। हुआ ये कि जब हमें उस वक्त 8वीं तक पास होते चले गए, 7वीं तक, 8वीं का एग्ज़ाम था और खेल में डूबे थे पूरा, और मुझे कुछ आता भी नहीं था। बताऊँ आपको, बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ही अकेले नहीं, सभी ऐसे लड़के थे। कैसे पास होते गए पता ही नहीं चला। वो उसमें ये हो कि हम खेल के जब आए, रात दिन खेलते थे, और दिन भर हम खेल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि खाना खाए सो जाएंगे। माँ कहती पढ़ो बेटा, तो पढ़ो क्या, मतलब रोटी खाई और सो गए, माँ ने चादर उड़ा दिया, सो गए। तो ऐसे माहौल में हम थे। बाप अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो रोजगार के उस चक्कर में लगे हुए हैं। माँ 10 बच्चे, 20 परिवार के कितने लोग रहते थे साथ में, बुआ भाई सब, तो उनके खाना बनाने में पूरी उलझी रहती थी। बच्चों को कोई केयर ही नहीं, परवाह ही नहीं, उनके शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं। तो हमें जो ऐसा समझ में आता था, हम खेल रहे, हमारे भाई भी खेलते थे। तो मैं जब खेल रहा था, उस दिन क्रिकेट खेल रहा था, और भयंकर मई का समय था, मई का महीना था, और चिलचिलाती धूप में मैं डर भी रहता था कि भाई देर हो रही, रात में, दोपहर को हम 2 बजे आ रहे हैं, तब 2 बजे रोटी मांगेंगे, है ना। चुपचाप धीरे से आए घर के अंदर, देखा माँ जो है तख्ते पे किताब लेके पढ़ रही। वो बड़ी शौकीन थी किताबों, पता नहीं कहाँ से किताब लाती थी, पढ़ती बहुत थी। मानस की आरती बहुत अच्छा गाती थी। हम अपनी दादी से कहते थे कि दादी आरती ज़रूर सुना दो, जिया बहुत अच्छा गाती है। और हमारी दादी ज़रूर थी, पता नहीं कहाँ से वो एक राधे श्याम की रामायण का हमेशा पाठ करती थी, और उसी को लेके सो जाती थी, फिर पढ़ती थी, और रात में हमें दिन भर वो सुनाती भी थी किससे, वो रामायण के, रामचरितमानस के। उस वक्त वो उसको रामायण कहते हैं, राधे श्याम की। बहरहाल वो प्रसंग ये है कि मैं खेल के आया तो घर में जैसे घुसा कमरे में, तो माँ तख्ते पे बैठी एक किताब, मेरी निकाली हुई किताब हिंदी की पढ़ रही थी, और उसमें मंत्र कहानी थी वो। अच्छा। और वो पढ़ रही है, रो रही है। तो हमने क्या हो गया जिया, हम उन्हें जिया बोलते थे।
कहें ये देखो कितनी सुंदर कहानी है, प्रेमचंद कितना अच्छा लिखते हैं, इसमें देखो भगत है, वो कितना बड़ा कैरेक्टर है कि वो उसके बच्चा पैदा हुआ, बच्चा था बीमार था, लेके गया दिखाने के लिए और डॉक्टर ने देखा नहीं, वो बेचारा हाथ पैर जोड़ा, सिर कदमों पर रख दिया। डॉक्टर चड्डा, डॉक्टर चड्डा चड्डा, हाँ हाँ कि देख लो साहब देख लो, उन्होंने नहीं देखा। और वो मार निवेदन के बाद भी वो टेनिस खेलने जा रहे थे, गेम कोई रहा होगा, हाँ। याद नहीं आ रहा मुझे, खेलने जा रहे थे तो वो चले गए और उसी रात उसका बच्चा वो गुजर गया। अब इस चीज़ को गुजरे काफ़ी समय निकल गया, बुढ़े बुढ़िया सारा जो उनका जीवन का जो रोशनी पक्ष था, रोशन पक्ष था, ख़त्म हो गया। अब रात में ये दोनों लेटे बैठे हुए हैं, इन्हें खबर लगी कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया। तो ये मंत्र का बड़ा सिद्ध था, ये मंत्र मारने का, सांप का बिच्छू का जो कष्ट होता है, जिसका बच्चा मर गया वो। हाँ नहीं, ये यहाँ जिसका बच्चा मरा, हाँ। ये भगत वो था, जो भगत था वो मंत्र जानता था और बड़े बड़े तकलीफों को लोगों को निजात दिला देता था वो। तो इससे पता चला अब बेचैन है, कैसे जाएं, क्यों जाएं, क्योंकि इसने हमारे साथ इतना बुरा किया है और जाएं क्यों। अब खाना खाया, रात हो रही है, काफ़ी देर हो गई, एक तरफ मानवीय पक्ष भी उसका अंदर जो एक है इंसानियत है वो हिलोर मार रही यार कि जो भी हो यार, उसने नहीं देखा तो हमारा दायित्व ये तो है नहीं। लेकिन वो बुढ़िया जैसे उठ रहे हैं जाने के लिए तो बुढ़िया कहती कहाँ जा रहे हो, कहे कहीं नहीं, कह रहे मन तो तुम्हारा चड्ढा क्या लगा हुआ है, हमें जान रहे हैं, उसके लड़के सांप ने काट लिया है, तुम यहाँ बैठ, कहे मैं क्यों जाऊँगा, चड्ढा वो लाख कुछ कर दे मैं नहीं जाने वाला। उसमें कहते हैं दोनों बुढ़िया मान गई, हाँ सही कह रहे हैं, दोनों बैठे और कहते नहीं कि वो बुढ़े लोग 2 मिनट में जगते हैं, 2 मिनट में सो जाते हैं, बुढ़िया खर्राटे भरने लगी और ये धीरे से उठे। इनका फिर वही उनका जो हुनर है, ज्ञान, वो जो सेवा भाव है, मंत्र मारने का जो इंसानियत का जो गुण है, उसके लिए परेशान। तो ये दम से खटका ना हो, धीरे से उठे और दौड़े हुए वहाँ गए, डॉक्टर के यहाँ देखे, कहे अरे यार ये तो सन्नाटा है, इतना भयंकर मामला गड़बड़ हो गया, हमने देर कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। खड़े कहो, फिर भी उनने किसी से कहा कि डॉक्टर को बुलाओ। तो डॉक्टर एकदम जिसका बच्चा मरा हो उसकी हालत क्या होगी आप जानते ही हैं, इकलौता बेटा। तो वहाँ डॉक्टर आए, बहुत बुझे हुए, टूटे हुए, हारे हुए, बोले साहब आज नहीं देख सकते आपको, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा लड़का मर गया है। कहे मैं सुन चुका हूँ, भगवान बहुत कारसाज है, चलो एक बार मुझे दिखा दो। कहे साहब सबको दिखवा लिया, मैं खुद ही डॉक्टर हूँ। कहे एक बार दिखा तो दो। तो ले गए भैया, दिखाया, डॉक्टर लड़का पड़ा हुआ है। तो इन्होंने कहा पानी भराओ, मट कहानों से बुलाया, पानी आनी है ये वो, तो पानी डाला, मंत्र फूकना शुरू किया, उसके बाद वो होश में आ गया। होश में आया, उठ बैठा वो, उठ बैठा तो ये इनको सारे लोग, मतलब कि लोग बधाई देने पहुंच गए, अरे बच्चा बच गया, जी गया, ये हो गया। इधर ये चुपके से बाहर बैठे और बाहर आके किसी से तंबाकू मांगी और बुढ़िया जग न जाए इससे पहले पहुंच जाना चाह रहे थे। देखो इंसानियत कितनी बड़ी होती है कि बुढ़िया को बताना नहीं चाह रहा, वो काम कर लिया, वो बताएगा नहीं, वहां पहुंच गया वो घर। और इधर वो डॉक्टर सब खोज बची कि कहाँ गया वो जो बुढ़ा आया था कहाँ गया। तो किसी ने कहा यहाँ तो तंबाकू मांग के खा रहे थे, वो चले गए। माँ मेरी रो रही है और मैं रो रहा हूँ, और ये कहानी सुनता हुआ वास्तव मुझे लगा कि यार इतनी बड़े साहित्य से, इतनी बड़ी चीज़ से हम महरूम थे। हमें किताबें हमने क्यों नहीं पढ़ी आज तक, हम खेल में लगे रहे। खेल भी अच्छा है, ज़रूरी है, खेल भी आदमी के लिए ज़रूरी है, लेकिन इनको भी तो पढ़ना चाहिए। तो उसी वक्त हमने अपनी माँ से कहा जिया क्या मैं लिख सकता हूँ। तो कह रहे क्यों नहीं लिख सकते तुम, इंसान ही तो लिखता है, इंसान ने भगवान को बनाया है, भगवान ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने भगवान को बनाया है। मेरी माँ ने यही वाक्य बोला था कि तुम क्यों नहीं, ये देवता, ये इतना बड़ा आदमी देवता नहीं है, कौन है ये भगत, क्या है, ये देवता ही है जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, उसके साथ छल किया, धोखा दिया, मिला नहीं, टाइम नहीं दिया, डॉक्टर वो जाके उसका काम कराया।
तो देवता आदमी ही देवता होता, देवता कहीं बाहर तो नहीं आते। तो मैंने कहा मैं लिख सकता, कब जरूर। तो वो उस दिन था जो अंकुरण मेरे अंदर हुआ है, और तब से मैंने प्रेमचंद की कहानियाँ, किताबें ढूंढना शुरू करी और पढ़ने लगे, और पढ़ते जाएं, रोते जाएं, सीखते जाएं, अनुभव करते जाएं। विश्व साहित्य भी मिल गया, टॉलस्टॉय मिल गए, किताबें मिल गई। छोटा सा शहर, वहाँ पे एक मेहता लाइब्रेरी थी, वहाँ बैठ के हम सवेरे 9 बजे ही पहुँच जाते थे, और वो खाना वाना जो भी ले के बैठ जाए, रात में 11 बजे वो मुझे ढकेल के बाहर करते थे कि जाओ यार लाइट बुझा दे। लेकिन पढ़ते, लेकिन जब पढ़ के निकलते तो रात चिंगारियाँ छूटती थी आंखों से, इस तरह से। लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि क्या किताब ही हमें रास्ता दिखलाती है। क्योंकि पूर्वजों ने हमें जो धरोहर दी है, इससे ही तो हम अपना काम कर सकते हैं। लेखक जो है वो अस्त्र है। वो कहते हैं ना कि यूनान में एक स्तुलिस शब्द है, जिसे लिखने और घोंपने काम, एक तलवार जिसे कहते हैं स्तुलिस, जिसका नाम दुधारी तलवार कहलाती है, उसका अर्थ ये है जो लिखने और घोंपने काम दोनों आती है। तो लेखक का काम ये है कि वो लड़े भी, लिखे भी और लड़े भी। चलिए, आपने कहा लिखे भी और लड़े भी। एक आखिरी सवाल पूछ के अपनी बात खत्म करूंगा कि ये लड़ाई कैसी हो। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। सांप्रदायिकता की जो चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती है, और एक जो पूरा बंटवारा जो कर दिया गया है देश का, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये उस जाति का है, हिंदू मुस्लिम तो चल ही रहा है। तो जो पहले की जो चुनौतियां थी, फिर एक जटिल यथार्थ वाली बात आती है। तो इस चुनौतियों का मुकाबला एक लेखक कैसे कर सकता है? असल में ये बहुत बड़ा समय है, और हम आज अपने समय को, यथार्थ के समय को किसमिस से मार रहे हैं। क्योंकि बहुत लेखक बहुत लाचार है, क्योंकि आज एक किसी को हमारे लिखे का वो आदमी इतना आगे बढ़ गया है, चीज़ें इतनी आगे बढ़ गई हैं कि लेखक के लिखे का कोई असर नहीं है। एक ऐसी संवेदना, ऐसी चीज़ें आना जरूरी है, भेदना जरूरी है, जो बता सके कि आज हमें कौन ऐसा कर रहा है। लेकिन बहुत सारे जो बड़े लेखक हैं वो कह गए हैं कि कोई संस्कृति ही मारक हो सकती है, कोई लिखा हुआ ही जो है वो अस्त्र का काम कर सकता है। वो बहुत पुराने लोगों ने लिखा भी कि राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है साहित्य, तो मसाल जली हुई रहेगी तब तो कुछ हो पाएगा। तो क्या इस चुनौतियों का मुकाबला एक संस्कृति कर्मी, एक लेखक कैसे कर पाए, कैसे करना चाहिए? असल में हमारा पूरा लेखक का क्या, सभी का एक पूरा दायित्व होता है। पूरा जैसे आज नेताओं का भी काम है, जो इस शिक्षा संस्थान, इनका काम भी है कि एजुकेट करना। एजुकेट नहीं करेंगे तो फिर वो कुछ नहीं हो पाएगा। केवल लेखक से ही अगर अपेक्षा अगर करते हैं, उससे नहीं होगा। ये बहुत सारी चीज़ों में, हर क्षेत्र में आप पूरा लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। एक आज हम मान लो कि हमारे समाज में पूरा एक वर्ग है, बहुत सारे अनाज बांट रहे हैं, तो उन्हें अनाज की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन दो, शिक्षा से होगा। इससे वो पैरासाइट हो रहे हैं। तो नीतियाँ बदलनी पड़ेगी लोगों की। ये अनाज का तुष्टीकरण की राजनीति ख़त्म करनी पड़ेगी। अनाज की ज़रूरत नहीं, एजुकेशन दो, तो ताकि वो समझ सकें, पढ़ें। स्कूल खोले, आज सरकारी स्कूल ख़त्म हो रहे हैं, महंगे हो रहे हैं, एजुकेशन महंगी हो रही है, तो हमें उससे अलग किया जा रहा है। ये अलग नहीं होना चाहिए हमें। ये सबका काम अकेला है, पूरी व्यवस्था काम एक व्यक्ति से नहीं होगा। ये बहुत बड़ा काम है जो सबको मिलके करना पड़ेगा, और सबके अंदर ये चेतना होना चाहिए कि जो अंतर है, नीचे का आदमी है, वो पूरा कैसे उठेगा, कैसे बढ़ेगा, समाज कैसे आगे आएगा। जब तक ये दलगत राजनीति तो अपना स्वार्थ रहेगा, तो तब तक समाज का विकास नहीं हो पाएगा। लेखक भी कुछ नहीं कर पाएगा इसमें सबको, एक नेता भी, एक पॉलिटिकल लीडर को भी, और उसी संगे, उसी चेतना के साथ, एक लेखक की चेतना के साथ रहना पड़ेगा। तभी समाज में बदलाव होगा, और समाज का आदमी उठ खड़ा होगा, और उसकी तकलीफ़ों को समझेगा, और तभी समाज बढ़ पाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थे हरि भटनागर जो हमारे साथ थे, और जैसा कि उन्होंने कहा कि माँ की ओर से सुनाई गई कहानी, मंत्र यदि उनके कानों तक नहीं पड़ती तो वो प्रेमचंद के पात्र नहीं बन पाते, प्रेमचंद को जी नहीं पाते। प्रेमचंद का
कि जो असली वंशज हैं शायद उस वारिस में नहीं हो पाते, उसकी सूची में शामिल नहीं हो पाते, शायद उस अंतिम व्यक्ति की जो पीड़ा है उसको पहचान नहीं पाते। यही एक वजह है कि हरि भटनागर जी अपनी कहानियों में जो तलछटी का जो मनुष्य है, बहुत नीचे किनारे पे कहीं रहने वाला जो मनुष्य है उसकी चिंता करते हैं, हाशिए पे पड़ा हुआ जो मनुष्य है उसकी चिंता करते हैं, और अपने तरीके से बहुत छोटे छोटे पात्र को सामने लाते हैं और कुछ ऐसी बातें लिखते हैं कि जो उन्हें एक साधारण कथाकार नहीं, एक असाधारण कहन कहने वाला जो कथाकार है वो बनाती है। तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि निरंतर उनका लेखन इसी तरह से जारी रहे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।